नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। रामेश्वर राव का सरकारी स्कूल पर विवादित बयान, कहा सरकारी स्कूल में नहीं होती पढ़ाई, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे रिम्स, घायल पत्रकार बैजनाथ महतो को देखने पहुंचे रिम्स। मौके पर पुलिस की तरफ से लापरवाही करने की कही बात। गोड्डा में असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण पर आवाजाही को किया अवरुद्ध, ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार, खटनाई गांव को करें अतिक्रमण मुक्त। गुमला में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई, अवैध लकड़ियों से भरे ट्रक पकड़ने में पाई सफलता। और गुमला में बेटे ने खुद ही रची अपने अपहरण की कहानी, पिता से की फिरौती की मांग, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हेमंत सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के मसले पर सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। विधानसभा सत्र के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगले महीने से राज्य में रोजगार की भरमार होने जा रही है। ये साल रोजगार के लिए जाना जाएगा, राज्य में बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, लिहाजा विधानसभा सत्र खत्म होने के साथ ही रोजगार पर भी चर्चा होने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं से जो वादे किए थे वो वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी बयान दिया है। उनका कहना कि यह सरकार झूठी सरकार है, युवाओं को साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली झूठी सरकार है, इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं कि वो युवाओं को रोजगार देंगे। ठोस तैयारी के साथ महागठबंधन सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने वाली है और इस बात को लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी जो तमाम जो विसंगतियां थी नियमावली में उसको लेकर के अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट वो सुपुर्द करके, और इसी नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर भी ये भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द 1 महीने 1.25 महीने का मामला है, उसके बाद नियुक्तियों की बहार आएगी और झारखंड में वर्षों से जिन नौजवानों के चेहरे पर निराशा है उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। देखिए, हमें नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी अपनी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। चुनाव के पहले 5 लाख नौकरियों का वादा था पहले वर्ष, वो कहाँ गायब हो गया, कोई इसका ठिकाना नहीं। उसके बाद 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये 9वां महीना निकल रहा है लेकिन अभी तक एक भी विज्ञापन नहीं निकला। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसमें टेक्निकल शब्द जोड़ दिया। 30 लाख किसानों के लोन माफी की बात कही थी, अब वो बात कुछ चंद हजार किसानों पे आ गई। 23 जून को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि 1 महीने के भीतर नियुक्ति से संबंधित सारी विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा और विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे। उस बात को भी 3 महीने से ज्यादा हो गए। अब फिर से उन्होंने सत्र में कहा है कि 1 महीने के भीतर नियुक्तियों की बौछार होगी, झारखंड में तोहफा मिलेगा। तो इतने बार इन्होंने यू टर्न लिया है कि मुझे नहीं लगता कि जनता इनकी बातों को सीरियसली लेती है। वहीं झारखंड के मंत्री रामेश्वर राव के सरकारी स्कूल की व्यवस्था और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया था उसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर रामेश्वर राव ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन नहीं होता, सरकारी स्कूलों में अनुशासन की कमी है। सरकारी स्कूल के ज्यादातर शिक्षक दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो आज बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। इधर बीजेपी ने इस बयान पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा है कि खुद मंत्री स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने रामेश्वर राव के ऐसे कोई भी बयान से वो किनारा करते हुए नजर आए। और मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों से ज्यादा योगदान प्राइवेट स्कूलों का रहा है, इस देश में अभी भी है और लगता है कि भविष्य में भी रहेगा। अफसोस है कि अभी कोरोना पीरियड में लगभग 2 साल से स्कूलें बंद हैं। हम सब की इच्छा है कि स्कूल जल्द खुलें। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री जी ये मान लिए हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था जो है उनके राजपाट में जो है, उनकी सरकार में जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है
उस सरकार में शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल सकती है, बेहतर बच्चे पढ़ते हैं, बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्वीकार किया है इस बयान के माध्यम से कि उनकी शिक्षा व्यवस्था उनके राज्य में चौपट हो चुकी है। बयान को कहीं सुना नहीं है किसी चैनल में, अब पता नहीं ये बातें कहाँ से आ रही है। जहां तक मैं जानता हूं डॉक्टर रामेश्वर राव को बहुत सुलझे हुए नेता है और उन्होंने खुद सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके यहां तक पहुंचने का काम किया है। तो अगर इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया उनके माध्यम से ही आती तो ज्यादा उचित होता। बढ़ते आगे, जहां वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला हुआ था। जानलेवा हमला के बाद झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर घायल वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो को देखने रिम्स पहुंचे थे। फिलहाल उनका न्यूरो सर्जरी विभाग के आईसीयू में इलाज जारी है। बता दें कि राजेश ठाकुर ने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से चूक हुई है। थाने में जो मामला दर्ज किया गया था, अगर उस पर कार्रवाई सही तरह से होती तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एसएसपी से भी बात की है और कहा है कि निश्चित तौर पर प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। राजेश ठाकुर ने वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। बता दें कि बैजनाथ महतो का इलाज कर रहे डॉक्टर सीबी सहाय ने उनकी स्थिति को लेकर कहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिकवर हो जाएं। हालांकि जो इंजरी पत्रकार को आई है वो काफी गहरी है। घटना घटी है, बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इस तरह की जब घटना होती है तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं और ये सही है कि कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही से इस तरह की घटनाएं घटती है। जैसा कि मुझे बताया गया है, जैसा कि मुझे मालूम है कि इन्होंने पहले शिकायत दर्ज की थी, बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उस कार्रवाई को अगर समय पर कर लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती। अब हमने एसएसपी से भी बात की थी। आज आपके जो पत्रकार प्रेस क्लब के लोग हैं वो लोग भी डीजीपी साहब से मिले हैं। हम भी गंभीरता से इस पर मुख्यमंत्री जी को भी, खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर संजीदा हैं और कल उनके ये से दुख भी व्यक्त किया गया था। तो अब हम समझते हैं कि पहले तो जल्द स्वस्थ होने की कामना करना है। महतो जी का हम लोग सीटी स्कैन करा के देख लिए हैं। हम लोग के यहाँ पोर्टेबल सीटी हुआ है उनका और उसमें दाहिने तरफ का टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन दोनों का फ्रैक्चर है और ब्रेन जो दूसरे साइड में टकराया है वो लेफ्ट साइड में जो है सब ड्यूरल हीमेटोमा है, लेकिन थिन लेयर है। इसलिए जो है सो फिर दोबारा हम लोग सीटी स्कैन आज कराए हैं, कल भी कराए थे, आज भी कराए हैं पोर्टेबल सीटी। तो साइज अभी 10 का 10 है, इसलिए उम्मीद है कि दवा से सुधार होना चाहिए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही अभी हम लोग रखे हैं। ये जो है सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है कि एलिज्ड असॉल्ट है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। ये तो वहाँ पर मौके वारदात पर जा करके पुलिस ही बता पाएगी कि मारापीटी हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सूबे में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। दरअसल रामेश्वर राव ने पासवा के कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल की तारीफ की थी और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर झारखंड की सियासत अब गर्म हो चली है। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में मैं हेमंत सरकार से
से आग्रह करता हूं कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें यह अनिवार्य किया जाए कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए बाध्य होंगे। जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है तो प्राइवेट स्कूलों और उनके शिक्षकों का इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल को लेकर अनर्गल बातें करना उचित नहीं है। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का 2 दिन पहले शिक्षक सम्मान समारोह अलग राज्य बनने के बाद ये शायद पहला ऐसा समारोह था शिक्षकों के सम्मान में। और उन प्राइवेट स्कूल जो गांव में हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो काफ़ी उत्साहवर्धन रहा। हम तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें गौरवान्वित होने का महसूस किया। सभा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि एक ऑर्डिनेंस लाए, एक अध्यादेश लाए सरकार, जिसमें सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही नामांकन दाखिल करें और साथ ही साथ वो सभी शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त होती है। उनके जब नौकरी लगती है तो सेवा शर्त में भी यह सुनिश्चित किया जाए कि वो शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएंगे और जहां शिक्षक पदस्थापित हैं वहां पर विशेष रूप में ये ध्यान रखें कि वहीं को बच्चे अपने स्कूल में पढ़ें। और सरकार यह अध्यादेश लाए और जो शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो रिपोर्ट है वह झारखंड के शिक्षा 23वें और 24वें स्थान पर आता है। हर कोई जानता है कि सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन के माहौल नहीं है। यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई का सामना हर कोई कर रहा है। आप पूरे देश के शैक्षणिक व्यवस्था को अगर देखें तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति बहुत ही दयनीय, तब जबकि लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकार उसके लिए खर्च करती। आप देखें 17 महीने के कोरोना काल में झारखंड के उन तमाम शिक्षकों को तनख्वाह दिया गया, लेकिन क से कबूतर भी उन्होंने नहीं पढ़ाया। बढ़ते आगे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय महंगाई डायल लगती थी और अब बीजेपी वालों को महंगाई अच्छी लग रही है। देश में रोज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे आम जनता परेशान है। अरे तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नजर आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, किसान सब लोग जो है परेशान हैं। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था। और अब बात मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां सीजेएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परिवाद दर्ज किया गया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर परिवादी तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की गई है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह मामला दर्ज कराया गया है, जहां उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें अब इस मामले में 21 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की गई है। आज मैंने यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी पे, मतलब योगी आदित्यनाथ जी पे मैंने मुकदमा मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में किया। मुकदमा इसलिए किया है कि वो खुले मन से कहते हैं कि अब्बा जान बोलने वाले लोग पहले गरीबों का अनाज डकार लेते थे। तो अब्बा जान कौन बोलता है? एक विशेष समुदाय बोलता है, इस देश का मुसलमान बोलता है। ऐसा कह के उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया। आज पूरे देश का मुसलमान अपने आप
को में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान देके पूरे मुसलमानों को आहत करने का काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया। इसी बात से आहत होकर मैंने आज उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, जिसमें मैंने धारा उनके ऊपर 295 का 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की तारीख 21/9/2021 को रखी है। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जहां समस्तीपुर में CPIM नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस दौरान 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सन 2000 में CPIM के नेता ने जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला उन पर दर्ज करवाया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि सन 2000 में विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक और उनके भाई पर 62/20 कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पंडित ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लाल बाबू सिंह ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें फायरिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ की 4 उंगलियां कट गई थी। अब 21 साल बाद फैसला आने से एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष खुश नजर आ रहे हैं, वहीं विधायक के समर्थकों में मायूसी है। इस जानलेवा हमले को लेकर कांड संख्या 62/20 में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। उस मामले में ADJ 3 ने विधायक और उनके भाई लाल बाबू सिंह को दोषी करार दिया था। वहीं वकील का कहना था कि इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है, कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। अब कोर्ट ने पूर्व विधायक और उनके भाई को 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है। जो फैसला आया है उससे हम संतुष्ट हैं। 21 साल के बाद न्याय एक दमंग व्यक्ति को मिला है, जो आज तक कभी जेल नहीं गया और प्रशासन के बीच में अपने पैसा और पैरवी पर बचते रहा। कोर्ट के फैसला से हम खुश है जो गरीब व्यक्ति भी लड़के न्याय ले सकते। 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष की सजा हुई है, 324 में 3 वर्ष की सजा हुई है, 323 और 341 में 1-1 वर्ष की सजा हुई है और 15,000 रुपया आज उनको फाइन भी लगाया गया है। अगली खबर गुमला से, जहां वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में अवैध रूप से ले जा रहे साल के बोटा लकड़ियों से लदे ट्रक को पकड़ने में सफलता पाई है। वन विभाग की टीम रायडी प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के कोंडरा इलाके में गश्ती पर थी, जिस दौरान वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कोंडरा इलाके से एक ट्रक में सखुआ की लकड़ी लेकर जाने वाला है। इस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और वन विभाग की टीम ने ट्रक को रोका। वहीं पुलिस को देखकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया। बता दें कि सखुआ की लगभग 60 पीस बोटा लकड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दौड़ा के गश्ती के दौरान उसको पकड़ा गया है और उसकी ट्रक में साल बोटा लदा हुआ था। उस ट्रक को अभी सीज किया गया है और फिर ब्रेक डाउन होने के कारण वो अभी ट्रक रोड में ही है और उसका जो साल का बोटा था उसको अनलोडिंग करके भाड़े के गाड़ी से पिकअप वैन से उसको वन परिसर गुमला के कैंपस में रखा गया है। करीब अनुमानतः इसका 4 लाख करीब।
गोड्डा के सदर प्रखंड के खटनाई पंचायत के विकास कार्य के लिए गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद अब तेज हो गई है। पंचायत में सरकारी जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से राहगीर और ग्रामीणों को रास्ते से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने मामले को लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन देकर इस मामले से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब सरकार से गुहार लगाई है। खटने में अतिक्रमण होना बहुत जरूरी है। इतना जमीन रहते हुए हमको आंगनबाड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। सब आंगनबाड़ी जितना भी शिक्षक है आंगनबाड़ी है सब अपना अपना घर में कर रहे हैं और कहने के बाद कोई सुनता नहीं है। क्या देख रेख, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपना मनमानी कर रहा है। मुखिया क्या करे? घर में किसी का घर में जाके जांच कर सकता है क्या? मैं नरेंद्र मंडल, ग्राम खटनई, पिता स्वर्गीय महादेव मंडल। हम ग्राम के तरफ से बहुत बार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए श्रीमान उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिए हुए हैं। कई बार इस पर प्रयास भी किए, रिमाइंडर भी दिए, इसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। इसलिए जब तक ग्राम खटनई में अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, उसका विकास जीवन में कभी होने वाला नहीं है। गुमला के ससई थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही अपहरण की कहानी रचकर परिवार और पुलिस को गुमराह कर फिरौती मांगी है। ये मामला सामने आया है महुआ डिपो गांव के निवासी का, जहां युवक ने खुद के ही अपहरण की कहानी रच डाली और अपने ही पिता से खुद को पीएलएफआई उग्रवादी सदस्य बताकर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिस पर जिला एसपी एहतेशाम विकारी ने मामले में एक टीम का गठन किया और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की। बता दें कि एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने बताया कि युवक के पिता ने बीते रविवार को थाने में लिखित आवेदन दिया था कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि एक नंबर से बार बार युवक के पिता को फोन आ रहा था, उसे ट्रेस किया गया और नगड़ी थाना क्षेत्र के बारीडी गांव से एक घर के पास से युवक को कार के साथ बरामद किया गया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसने खुद की अपहरण की कहानी रची थी। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया है। हेमराज और इंद्रजीत की टीम के द्वारा इनको नगरी थाना क्षेत्र के बारीडी में संदीप नाग एवं सुधीर नाग जो उनका फ्रेंड था, उसे घर में से बरामद किया गया। बरामदगी के उपरांत उसने ये स्वीकार किया कि ये जो अपहरण का जो हुआ है ये मैं खुद साजिश रचा था, क्योंकि मेरे पिताजी से 3 लाख रुपया नया दुकान खोलने के लिए हमने मांगा था, जिसको मेरे पिताजी नहीं दिए और उसी को लेकर हमने एक मैजिक ऐप के द्वारा अपने पिताजी को आवाज बदलकर उनसे धमकी देकर 3 लाख रुपए लेने के लिए ये नाटक रचे थे, जो उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली। उससे यूज किया गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। रांची के तकरीबन सैकड़ों पत्रकार वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर हुए हमले के खिलाफ पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पत्रकारों पर हुए हमले का सभी पत्रकारों ने कड़े शब्दों में निंदा की। इतना समय बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिव के साथ सभी पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इस दौरान पत्रकारों ने यह भी मांग की कि तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस मामले पर पत्रकार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने इस दौरान पत्रकारों से मुलाकात कर पत्रकारों से घटना की जानकारी हासिल की और पत्रकारों को आश्वासन भी दिया कि कोई भी अपराधी हो उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। जो पूर्व में शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके संबंध में, घटना की परिस्थितियों के संबंध में, अनुसंधान के बिंदु पर और अन्य जो भी शिकायतें हैं लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन बिंदुओं पर आईजी अभियान श्री अमोल होमकर जो यहाँ रह चुके हैं और पूरे शहर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो जांच करेंगे और जांच करके फिर इनके रिपोर्ट के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, सनाव पे कार्रवाई नहीं हुई थी, अगर हो जाती तो ऐसी घटना नहीं होती, तो क्या इसीलिए इनको अपराधियों पर भी, अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, इनका रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक कोई डेडलाइन टाइम वगैरह कुछ है या फिर जितनी जल्द दे दें? कब तक आप रिपोर्ट सौंपेंगे, कुछ ऐसा कुछ है? बात करें 2-3 दिन के अंदर कर।
बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला प्रमंडल के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार सिंह सहित सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि आने वाले महीनों में विभाग के द्वारा कई वृहद जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कि सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके, जिसके लिए बहुत सारी योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। पेय जलापूर्ति विभाग की समीक्षा की, जिसमें चाईबासा, सरायकेला और चक्रधरपुर डिवीजन आते हैं। इसमें सभी हमारे अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और भी संबंधित पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी लोगों को हमने निर्देश दिया है कि हमारा लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। पहले काम की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य है, पड़ोसी राज्य हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं और हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह के विकास कार्य को देखते हुए लगातार सारठ विधानसभा क्षेत्र के युवा रणधीर सिंह के साथ बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का चिरंजीवी हेम्ब्रम, निवास हेम्ब्रम, निष्पत्ति हेम्ब्रम के साथ सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ता कई पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधायक रणधीर कुमार सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह पहनाकर पार्टी में शामिल होने पर सभी का धन्यवाद दिया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि इस मौके पर विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सैकड़ों आदिवासी नवयुवक क्षेत्र के विकास को देखकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इन नवयुवकों को झारखंड का विकास कराने की ललक है। हमारे नेतृत्व में लगातार आदिवासी भाइयों का बीजेपी से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। जो आदिवासी भाई के नौजवानों के पीछे उनके दिमाग में विकास की सोच है, आगे बढ़ने की ललक है, झारखंड को बदलने की ललक है, सारण विधानसभा क्षेत्र को बदलने की ललक है। ऐसे युवा नौजवान हमारे आदिवासी भाई लोग सभी हम। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।